everyone and welcome to Mission Board Exam 2021. So this is my first video of first topic of class 12th accountancy. So our topic of the day is not for profit organization. In this video I will cover the revision of full chapter. मैं पूरी revision इस chapter की एक वीडियो में आपको समझाऊंगी so that it would be easier for you to understand the whole chapter. ओके लेट्स गेट स्टार्टेड. हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं? द ऑर्गेनाइजेशंस विच आर एस्टैब्लिश्ड नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए एस्टैब्लिश नहीं होती है. सो बेसिकली यहाँ पे हमें कुछ भी पैसा मिलता है, वी कॉल इट डोनेशंस, वी कॉल इट ग्रांट्स, वी कॉल इट सब्सक्रिप्शंस. ठीक है. So let's quickly start the topics of this chapter one by one. So number one we have receipts and payments account. अब receipts and payment account में भी same debit side and we have credit side. So on the debit side we record all cash receipts and on the credit side we record all cash payments. So basically receipts and payment account is based on cash basis of accounting और यहाँ पे सिर्फ cash receipts and cash payments ही record होता है. So remember this thing. बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि आर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है. सो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉलोज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है. यहाँ पे सारी कैश से रिलेटेड चीजें आ जाती हैं. यहाँ पे टू साइड ओपनिंग, जो भी रिसीट्स है जहां से पैसा आ रहा है दैट वुड बी रिकॉर्डेड ऑन द रिसीट साइड एंड इफ द कैश इज गोइंग, हम पे कर रहे हैं, दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. कोई भी नेचर का एक्सपेंस है, इनकम है, एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड ऑन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट. क्लियर है. तो यहाँ पे बाय साइड आ जाता है क्लोजिंग बैलेंस. तो बैलेंसिंग फिगर हमारी क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगी. सो दैट इज व्हाट रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट सेज. रटने की जरूरत नहीं है. जो भी पैसा आ रहा है रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, जा रहा है रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. So next we have income and expenditure account. It follows accrual basis of accounting. वो cash basis संभालता था और ये accrual basis of accounting follow करता है. तो यहाँ पे हमारे सारे expenses debit side and incomes are recorded on the credit side. So basically it's a nominal account wherein we debit all expenses and credit all incomes. Okay, expenses और incomes की बात तो हो गई, but कौन से expenses and incomes? It records only revenue, incomes and revenue expenses. इसके अलावा जो capital expenses, capital nature के revenue और expenses होते हैं वो सारे balance sheet में record होते हैं. So it is just like profit and loss account wherein we used to calculate net profit or net loss. तो यहाँ पे we calculate surplus or deficit. If the balancing figure is on the debit side, it is surplus, and if the balancing figure is on the credit side, it is deficit. The same way, this surplus will be added to the capital on the balance sheet. यहाँ पे balance sheet में हमारा जो भी surplus आया है वो add हो जाएगा और deficit माइनस हो जाएगा. So that is what income and expenditure account says. It follows accrual basis of accounting. It follows cash basis of accounting. इनमें डिफरेंस भी कभी कभी आ जाता है. लास्ट ईयर के कुछ ईयर्स में इनके बीच में डिफरेंसेस भी पूछा गया है. थोड़ी बहुत थ्योरी एक 3 नंबर की आ जाती है. सो कॉन्सेंट्रेट ऑन द थ्योरी ऑल्सो. तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बैलेंस शीट. यहाँ पे जो कैपिटल हम लिखते थे बाकी सब कंपनीज में, यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल फंड बिकॉज इट इज बेसिकली द फंड which the NPO has received from its members. तो हम कभी भी कैपिटल नहीं लिखते, हम कैपिटल फंड लिखते हैं. तो सेम वे जो सरप्लस है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जो डेफिसिट आया है वो माइनस हो जाएगा. सो सारी एसेट साइड जितनी भी हमने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, जितने भी हमारे एसेट्स हैं माइनस डेप्रिसिएशन, वो सारे एसेट साइड आ जाएंगे. लाइबिलिटीज़ में हमारा कैपिटल फंड आ गया और किसी चीज़ में बिल्डिंग फंड आया है तो वो सब आ गया.
जो भी हमारे नॉर्मल से आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस पड़े हुए हैं या कुछ एडवांस में हमें सब्सक्रिप्शन मिल गई है तो वो लाइबिलिटी साइड आ जाएगी। एसेट साइड में जो पेमेंट ड्यू हो चुकी है जो हमें अभी तक नहीं मिली है ये सब चीज़ें एसेट साइड आ जाएगी। सो इट इज़ बेसिकली द सेम एज the normal company, but the difference is we write capital fund instead of capital. Okay, now we have done receipts and payment account, income and expenditure, जो भी revenue nature के वहाँ आ जाएंगे, capital nature के यहाँ आ जाएंगे। For example, sale of old newspaper, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। अब कोई रेवेन्यू जनरेट हुआ है सेल ऑफ एसेट से, अब आर बिजनेस इज नॉट टू सेल और परचेज एसेट, तो उस केस में हमारी वो जो एंट्री है वो रिकॉर्ड हो जाएगी बैलेंस शीट में। जो भी रेवेन्यू हमें मिला है वो हमारी रिकॉर्ड होएगी बैलेंस शीट में। ठीक है, सो वी रिकॉर्ड रेवेन्यू नेचर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और कैपिटल नेचर की बैलेंस शीट्स वी रिकॉर्डेड, कैपिटल नेचर के इनकम एंड एक्सपेंसेस वी रिकॉर्डेड ऑन बैलेंस शीट। क्लियर है? सिंपल कैपिटल फंड आता है। नेक्स्ट वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। व्हाट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग? दैट इट इज अ स्पेसिफिक fund, sorry, it's a fund which has been kept aside by a NPO for a specific purpose. किसी भी specific purpose के लिए एक amount जो अलग रख दिया है NPO ने, that is what fund based accounting says. तो उस fund को हम बैलेंस शीट में ही नोट करेंगे और आई वुड से रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई बिल्डिंग फंड आया बिल्डिंग बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए, सो मैं यहाँ पे लिख दूंगी बिल्डिंग फंड, और जो भी अमाउंट आया है मेरे पास मैं यहाँ लिख दूंगी, और जो भी इनकम्स, लेट्स से मैंने यहाँ पे बनाया बिल्डिंग फंड, और अगर इनकम्स आई हैं वो ऐड हो जाएगी। अगर कोई इंटरेस्ट ड्यू भी हो गया है इस साल, इवन इफ इट इज नॉट पेड एज वी आर फॉलोइंग अक्रूवल बेसिस, अगर कोई पे भी नहीं हुआ है बट ड्यू हो गया है वो भी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर कोई एक्सपेंसेस हमने लगाए हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वी विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम बिल्डिंग फंड इटसेल्फ। सो जो अमाउंट आएगा दैट वुड बी रिकॉर्डेड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। और कोई भी हमने इन्वेस्टमेंट करी है, लेट्स से बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इट इज अ स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट, सो इट वुड बी रिकॉर्डेड ऑन द एसेट साइड ऑफ अ बैलेंस शीट। सो बेसिकली जो भी स्पेसिफिक, जो स्पेसिफाइड है कि भैया मैंने ये फंड दिया है सिर्फ बिल्डिंग क्रिएट करने के लिए या पवेलियन बनाने के लिए या वॉट एवर एटसेट्रा, जो भी एक स्पेसिफिक फंड हमने जो लिया है जस्ट टू have the construction of a particular thing or of a particular specified thing, that entry will be recorded on the balance sheet by the name of fund, जो भी fund हमें मिला है जिस वजह से। Okay, clear? So we have read receipts and payment, income and expenditure, balance sheet. Now next we have subscriptions. यहाँ पे we calculate the amount of subscriptions received from the members of NPO, that is not for profit organization. अब हम किस तरीके से निकालते हैं? हमें क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी दिया होता है एंड आउटस्टैंडिंग के अलावा हमारे पास एक वो एडवांस भी दिया होता है जिसमें ओपनिंग वी हैव, क्लोजिंग वी हैव। ओके, लेट्स टेक एनी एग्जांपल। आउटस्टैंडिंग में ओपनिंग बैलेंस लेट्स से मेरे पास 5 है, क्लोजिंग में 4 है। देन एडवांस अगर मुझे मिल गया है तो लेट्स से 6 है एंड 8 है, एंड सब्सक्रिप्शन पेड ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास ऑलरेडी 10 रुपीज का पड़ा हुआ है। सो मैं अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन कैसे निकालूंगी? वेरी सिंपल, जो भी इस साल का अमाउंट है एड इट, अगला या पिछला है सब्ट्रैक्ट इट। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला क्रिएट ही लॉजिकल, कुछ ना कुछ लॉजिक होता है उसके पीछे। सो यू डोंट हैव टू मग अप ऑल द फॉर्मूलाज, जस्ट रिमेंबर जो भी इस साल का अमाउंट है एड इट, एंड द अमाउंट which is of past year or the next year just subtract it. ठीक है, let's start. अब 10 मेरे पास सब्सक्रिप्शन मैंने पे किया है, अब आउटस्टैंडिंग मेरे पास ओपनिंग इज 5, so opening balance of outstanding subscription is 5, so it means that this balance is basically of last year. Why? Because opening में मेरे पास balance outstanding तभी आया ना क्योंकि वो outstanding पिछले साल का होगा। So it means this 5 is not of this year, वो पिछले साल का बैलेंस है, तो मैं इसको कर दूंगी subtract.
नेक्स्ट क्लोजिंग बैलेंस मेरा आउटस्टैंडिंग है 4, तो साल के एंड में मेरे पास 4 रुपीज का आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है. इट मीन्स वो इसी साल का था जो मैंने अभी तक जो मुझे अभी तक नहीं मिला. सो 4 विल बी एडेड. नेक्स्ट एडवांस. अब एडवांस मिल गया है मुझे. ओपनिंग में मेरे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन है 6 रुपीज का. अब ओपनिंग में है, इट मीन्स मैंने पिछले साल एडवांस पे किया होगा. कौन से वाले साल का? इस साल का. सो इट मीन्स 6 इज बेसिकली ऑफ दिस ईयर विच हैज बीन ऑलरेडी पेड इन द पास्ट ईयर. Clear? So this 6 will be added. Next we have 8. So closing balance is 8. Advance is 8 जो closing में है. एंड ईयर एंड खत्म हो गया है. सो इट मीन्स वो नेक्स्ट ईयर का है जो इस साल मुझे मिल चुका है. सो इट मीन्स दिस अमाउंट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर. इट डजंट बिलोंग्स टू द करेंट ईयर. सो दिस 8 विल बी सबट्रैक्टेड. सो जो अमाउंट आएगा वो मेरा सब्सक्रिप्शन हो जाएगा. वेरी सिंपल. जो अमाउंट इस साल का है एडेड, अगला पिछड़ा सबट्रैक्टेड. Next, we have cost of consumption. We calculate cost of consumption in stationery, in medicines. So इसके भी बहुत सारे, अगर आपको अपनी नोटबुक, अपनी बुक में देखा होगा तो आपने सिर्फ फॉर्मूलेज रट लिए होंगे. तो इसमें भी कुछ रटने की जरूरत नहीं है. मैं आपको इसका भी एक लॉजिक बताती हूँ. अब मेरे पास लेट्स से मेरे को स्टेशनरी निकालना है. मेरे पास स्टॉक दिया हुआ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और मेरे क्रेडिटर्स भी हैं, ठीक है, और कुछ मेरे पास एडवांस भी मैंने कुछ पे किया हुआ है. लेट्स से मेरा ओपनिंग स्टॉक इज 10, क्लोजिंग इज 5, ओपनिंग क्रेडिटर्स 50, 20 क्लोजिंग, एंड एडवांस लेट्स से 30 एंड क्लोजिंग का 10. मैं इसको रफ कर देती हूँ जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन. ठीक है, मेरे पास ये क्वेश्चन है, और लेट्स से मैंने कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी पे मैंने पेमेंट किया हुआ है. पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर मेरा दिया हुआ है ₹20. तो मैंने पेमेंट एक्चुअली में 20 रुपीज की करी हुई है. स्टॉक भी मेरे पास इतना, ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी हैं, और एडवांस में भी मैंने कुछ पे किया हुआ है. तो इस केस में हम कैसे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी? तो सबसे पहले कि हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है. ओपनिंग स्टॉक इज 10, क्लोजिंग माइनस होता है, तो 5 को मैं ऐसे लिख रही हूं. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव पेमेंट मेड. सो प्लस परचेजेस आ जाएगा. परचेज करिए तभी पेमेंट मेड करिए ना, 20. सो दिस इज नॉट क्रेडिट परचेजेस. इसको मैंने परचेज कर लिया, पेमेंट मेड कर लिया, तो मतलब ये परचेजेस मेरी कैश में हुई है, इसलिए मैंने सिर्फ परचेजेस लिख दिया ₹20. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव क्रेडिटर्स. अब मेरे क्रेडिटर्स ओपनिंग में क्रेडिटर्स हैं, तो इट मीन्स ओपनिंग में क्रेडिटर्स हैं, तो मतलब ये जो क्रेडिटर्स हैं पिछले साल के हैं जो ओपनिंग में खड़े हुए हैं, राइट. तो ये जो ओपनिंग अमाउंट है, दिस अमाउंट डजंट बिलोंग टू द करेंट ईयर, इट बिलोंग्स टू द प्रीवियस ईयर. तो ये 50 मैं सबट्रैक्ट करूंगी. नेक्स्ट 20 क्लोजिंग में है. इट मीन्स इस साल के क्रेडिटर है जो ऑलरेडी जो मैं अभी तक मैंने पे नहीं करे हैं. क्रेडिट पे मैंने कुछ माल लिया होगा स्टेशनरी का, एंड दिस अमाउंट हैज नॉट बीन पेड, तभी ये क्लोजिंग बैलेंस में भी 20 है. सो दिस अमाउंट बिलोंग्स टू द करेंट ईयर, तो मैं 20 ऐड कर दूंगी. ठीक है. नेक्स्ट एडवांस. अब एडवांस में भी मैंने कुछ दिया हुआ था, तो ओपनिंग बैलेंस मेरा आ गया 30 रुपीज का. तो इट मीन्स मैंने पिछले साल अमाउंट दिया हुआ है एडवांस में, जो 30 मेरे को ओपनिंग में आ रहा है. तो इट मीन्स जो ये अमाउंट है 30, इट बिलोंग्स टू द करेंट ईयर. एडवांस पे किया पिछले साल का, जो इस साल का था एक्चुअली, तो ये 30 मेरा हो जाएगा ऐड. एंड 10, अब जो नेक्स्ट ईयर एंड में मेरा 10 है, ये एडवांस ईयर एंड में भी मतलब आउटस्टैंडिंग नहीं, सॉरी, एडवांस है जो मैंने पहले पे कर दिया है. तो इट मीन्स दिस अमाउंट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर जो मैं ऑलरेडी ईयर एंड में पे कर चुकी हूं. तो दिस 10 विल बी सबट्रैक्टेड. तो जो अमाउंट आएगा दैट वुड बी कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन. तो जो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जो इस साल का अमाउंट है एडेड, अगला पिछला सबट्रैक्टेड. सो यही एक लॉजिक है, यही एक कॉन्सेप्ट है, यही एक ट्रिक है, शॉर्टकट है टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन एंड सब्सक्रिप्शन. इसमें हमारा क्रेडिट परचेजेस भी होता है,
तो पेमेंट मेड है तो इट मीन्स कि हमने पेमेंट पूरा कर चुके हैं। और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्टेशनरी परचेज्ड कितना है तो उसमें हमारे ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर्स इंक्लूडेड होंगे। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी दिया हुआ है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। पेमेंट अगर कर दी है तो मतलब ये कैश परचेजेस ही हैं। अगर नहीं करी है पेमेंट, नहीं लिखा हुआ पेमेंट मेड, इट मीन्स कि उसमें हमारे क्रेडिट, ओपनिंग क्रेडिट और क्लोजिंग क्रेडिटर भी इंक्लूडेड है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैंने आपको एडजस्टमेंट्स बता दी हैं, उसके बाद फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आता है आपके पास। तो अगर आपने मेरी वीडियो ध्यान से सुनी होगी देन तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इतनी मुश्किल नहीं आएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। एंड गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी कि मैं रोज़ कौन कौन सी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ एंगेज विद मी वाया कमेंट सेक्शन। कुछ भी, कोई भी नोट्स आपको चाहिए या कुछ भी, कोई भी चैप्टर आपको समझना है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।